नमस्कार, मेरा नाम निशांत है और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर डी शर्मा से। चैप्टर का नाम एक्सरसाइज होगा मेरे ख्याल से 6.1। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग केवल डिस्कस किए थे कि किस तरह से डिराइव होता है फार्मूला, चाहे वो डिस्टेंस फार्मूला हो या फिर सेक्शन फार्मूला हो या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोग डिराइव कैसे करते थे इसके बारे में सीखे थे, और एक फार्मूला जो सेंट्रोइड था उसके बारे में बात किए थे। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है कि पॉइंट्स पे ही डिपेंड होकर के पढ़ने वाला एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज़ हम लोगों को तब आता है जब हम लोग डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। अगर हम 2 डायमेंशंस, जैसे कि बचपन में हम लोग लाइन पे काम करना सीखे, 1 डायमेंशन में था, लाइन एक स्ट्रेट लाइन हुआ करता था, वो 1 डायमेंशन का था। अब 2D के बारे में बात करेंगे कि अगर मेरे पास फिगर 2 डायमेंशनल होगा तो कैसे होगा। अगर आप 11th क्लास में जाएंगे तो आपको 3rd डायमेंशन एक्स वाई और जेड तीन डायमेंशन में काम करना होगा। आप 3D मूवी से मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से परिचित होंगे, जानते होंगे कि 3D मूवीज़ किस तरह से काम करता है। 3D मूवी में ऐसा होता है कि अगर आपके ऊपर कुछ फेंका गया है ऐसे करके तो आपको लगेगा सीधे आपके आँख में ही आ गिरा, तो इसी तरह से वहाँ पे भी काम किया जाता है। मतलब अगर हालांकि वो मूवी है, मगर अगर हम रियल वर्ल्ड में अगर देखें तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को विजुलाइज जो करने का, जो डेप्थ के बारे में, लेंथ के बारे में और हाइट के बारे में जनरली बात करें, उस तरह की चीज़ों को फील देने का जो काम करता है वो 3D में होता है। अगर इसमें टाइम को भी ऐड कर दिया जाए, इसी तरह से डायमेंशंस को हम बढ़ाते जाएंगे और फिर क्या होगा, 2D 3D 4D 5 6 7 अभी तक जो हम लोग जितने तरह के डायमेंशंस के बारे में जानते हैं वो स्पेस में है, अंतरिक्ष में है। और कम से कम 12 तरह के डायमेंशंस को हम लोग जानते हैं। मान लीजिए आप किसी थिएटर में मूवी देखने के लिए गए हैं और मूवी देखते देखते अचानक से आपको ये एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ कि आप मूवी में, मान लीजिए बारिश का कोई सीन आ गया, बारिश में कोई हीरो जो है सो वो भीग रहा है, ऐसा कोई सीन है। हालांकि हीरोइन भीगे तो ज़्यादा ग्लैमरस लगता है लोगों को, मगर तो यहाँ पे हम हीरो को भीगाते हैं। जैसा बच्चों तुझे कोई डॉग भीग रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा ये हैं तो सेंसिटिव है तो डॉग को भीगते हुए दिखा सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह का कोई भी चीज़ भीग रहा है तो जैसे वो भीगेगा आपके ऊपर भी पानी का बूंद आएगा और रियल टाइम में भीग जाएंगे। तो सोच के देखिए कि इस तरह का एक्सपीरियंस अगर आपको लेना चाहते हैं, हालांकि बहुत बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो होती है, दिल्ली मुंबई, इस तरह की जगहों पे आप इस तरह के ले सकते हैं। मगर पढ़ाई की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग वापस से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ जाते हैं और समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो केवल और केवल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि अगर हमसे पॉइंट्स के बारे में पूछें, आपसे ये क्वेश्चन 9th क्लास में भी पूछा गया है, इससे बचपन में भी इस तरह के क्वेश्चन को पूछा गया होगा कि आप ये बताइए कि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया होगा बचपन में कि हाउ मैनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए लाइन, मिनिमम हाउ नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए लाइन। तो मिनिमम आपको पास 2 पॉइंट चाहिए किसी भी एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो पॉइंट का इंपॉर्टेंस तो मेरे पास वहाँ भी था, वहाँ पे बस हल्का हल्का बताना शुरू ही किया गया था कि पॉइंट्स क्यों हो, पॉइंट्स का आगे क्या यूज़ आने वाला है। तो हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सीखना शुरू करते हैं। तो पॉइंट्स के बारे में ये था। अगर हम आपसे यही पूछ दें पॉइंट्स के बारे में जो आप पढ़ के आए हैं पहले, कि आप एक बात बताइए कि किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए कितने तरह का पॉइंट की ज़रूरत होगा, कि मिनिमम हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए सर्कल। तो आपका जवाब होगा 3, क्योंकि हम क्या करते थे, अगर आप 9th क्लास में पढ़े होंगे या फिर 10th क्लास में भी है इस तरह का ड्रॉ करने वाला, तो 3 पॉइंट लेते थे। हर एक पॉइंट का हम लोग क्या लाइन को ज्वाइन कर दिए तो मेरे पास में ट्रायंगल फॉर्म कर गया। ऐसा मेरे ये बोलने का मतलब है। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इन तीनों ही पॉइंट को आपस में क्या किए, ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन करने के बाद हर एक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लिए। तो जब हर एक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकलेगा तो एक खास पॉइंट से वो पास करेगा, और हम कंपास में से पॉइंट को यहाँ रखें और पेंसिल के नोक को यहाँ रखें और एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, तो मेरे पास में क्या होगा, एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। हालांकि कुछ सर्कल ऐसा दिख नहीं रहा, मगर आप इसको मान लीजिए कि सर्कल ही ड्रॉ होगा ऐसे। तो आपके पास में कम से कम 3 पॉइंट होना चाहिए जिससे आप एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप नहीं 9th क्लास में हालांकि पढ़ना था, ये अच्छे से है कि आपको 9th क्लास में पढ़ना होगा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछते ही है इससे। तो एक तो ये हो गया, तो पॉइंट्स में ही काम था। अगर हम आपसे ये पूछ दें कि इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर या फिर सेंट्रॉइड वगैरह के बारे में, हर एक जगह पे आप देखिएगा कि पॉइंट के बारे में ही यूज़ है। कुछ हम लोग नया नहीं पढ़ने वाले, सर्कम सेंटर के बारे में बात करें, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में बात करें, तो हर एक जगह पे आपको पॉइंट 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 पॉइंट, आप इन सब चीज़ों से बहुत बार इन सब चीज़ों को सुनते हुए ही मेरे ख्याल से बड़े हुए होंगे पॉइंट्स के बारे में। इसके बिना बहुत बेसिक सा चीज़ है, बढ़ नहीं रहा होगा काम। मगर हम लोग पॉइंट्स के बारे में ही अगर हम उसी चीज़ को कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो फ़ायदा क्या है बड़े क्लासेस में आने का। तो 10th क्लास में जिस पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अभी, वो बात कर रहेंगे सिंपल सा ये, क्योंकि 6.1 जो है वो केवल रिविजन्स करवा रहा है आपसे कि आप इस चीज़ को रिवीजन किया कर लीजिए कि 9th क्लास में आप जो है जो पढ़े थे उसी के बेसिस पे कुछ आगे का काम हम लोग करेंगे।
तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास में एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। हम लोगों को ये पता है कि ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा। ये बेसिक सही बात है। अगर मेरे पास में यहाँ पे ये इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स होगा जो लेटा हुआ लाइन होगा वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल, और जो स्ट्रेट लाइन होगा, जो खड़ा लाइन होगा, हालांकि दोनों ही स्ट्रेट लाइन ही है मगर जो खड़ा लाइन होगा उसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वो कहलाता है मेरे पास में ओरिजिन। ओरिजिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0,0 से। ठीक है, इसमें एक और बात जो आपको बहुत महत्वपूर्ण समझना है वो ये है कि एक्स एक्सिस को हमेशा हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, और वाई जो स्ट्रेट लाइन है मेरे पास में उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्सिसा हो गया, एब्सिसा हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, और पूरे के पूरी चीज़ को जो हम लोग स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है, हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी हमको लिखना होगा तो हमेशा लिखेंगे एक्स कॉमा वाई, और इसको हम छोटे ब्रैकेट में ही बंद करेंगे, बड़े ब्रैकेट में या किसी अलग तरह के ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे। इसको बता भी दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक्स वाई और ऐसा कर देते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा समझ में आ सके। ये जो लिखा हुआ नंबर है यहाँ पे ये दो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए आपके पास में दो सेब रख दिया गया, ए और बी, तो ठीक है आप ए सेब को खाइए या फिर बी सेब को खाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कौन सा सेब खा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में बोतल में आपको जो है सो एप्पल का जूस दिया गया, किसी खास ब्रांड का, किसी खास कंपनी का, तो आप पहला बोतल पियेंगे या दूसरा बोतल पियेंगे, इससे कोई खास फ़र्क तो पड़ता नहीं है, बस आपको पी के ख़त्म करना, दोनों आप ही को पीना है। तो जो एलिमेंट रखा हुआ होगा उस एलिमेंट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एलिमेंट है इस केस में। अगर आप सेट थ्योरी वगैरह कभी पढ़े होंगे, आईसीएसई बोर्ड वगैरह में पढ़ना है हम लोगों को, तो इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे। और सीबीएसई के अगर आप पढ़ रहे हैं, हालांकि मेरा सिलेबस सीबीएसई बेस्ड ही है अभी 10th क्लास में, तो सीबीएसई बेस्ड है, तो आप सीबीएसई के बारे में बात करें तो 11th क्लास में सेट थ्योरी पढ़ना है, तो आपको एक थोड़ा सा लमसम आइडिया भी रह जाता है कि ठीक है अगर हमको 11th क्लास में पढ़ना है तो सेट थ्योरी इस तरह का होता है। फिलहाल हम लोग अपने बात को वापस से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ लाते हैं। वो ये कि आपके पास में जो नंबर लिखा हुआ होगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होगा, और ब्रैकेट भी कौन सा होगा, छोटा ब्रैकेट। मैथ्स में डिटेल्ड में बहुत ज़्यादा जाके काम किया जाता है। तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हमेशा पहले लिखते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। ये लिखने का ट्रेडिशनल तरीका है। अगर मान, क्योंकि हम लोग ABCD जब बोलते हैं तो पहले उसमें एक्स आता है और फिर वाई आता है, तो इसी तरह से उसको कॉपी किया गया। इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है या फिर देने का, क्योंकि बहुत सी जगहों पे अभी सोचते हो कि दोनों तो वर्टिकल ही लाइन है, तो पहले एक्स को लिख दीजिए, वाई को लिख दीजिए, ये वो फलाना करना, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं पॉइंट के रिप्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं कि पॉइंट के रिप्रेजेंट करेंगे कैसे। तो मेरे पास में यहाँ पे बात करें तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला गया थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोला गया फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरे ख्याल से इतना बात आपको ये भी पहले हम लोग पढ़ चुके होते हैं, और नहीं तो पढ़ लीजिए आप। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, यानी कि घड़ी का जो सुई होता है ठीक उसके अपोजिट या विपरीत दिशा में घूमने वाला ये क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अभी तो हम ये पढ़ा रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में पॉइंट कैसे लाइज करेगा, यानी कि इसमें एक्स आपको पॉजिटिव दिख रहा है और वाई भी पॉजिटिव दिख रहा है। नंबर लाइन में यही होता है ना कि अगर आपके पास में एक नंबर लाइन होता तो 0 से इस तरफ पॉजिटिव, 0 से उस तरफ नेगेटिव, तो एक्स के लिए इधर पॉजिटिव और उस तरफ नेगेटिव होने का मतलब है कि एक्स मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा और वाई भी पॉजिटिव होगा, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। 0 से ऊपर की तरफ वाई होगा पॉजिटिव, 0 से नीचे की तरफ वाई होगा नेगेटिव, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा एक्स कॉमा वाई। दूसरी तरफ इसमें मेरे पास में एक्स क्या दिख रहा होगा, नेगेटिव, और वाई अभी भी कैसे दिख रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो इसमें मेरे पास में एक्स कैसे दिख रहा है, नेगेटिव, और वाई भी कैसे दिख रहा है, नेगेटिव। बहुत ध्यान से, क्योंकि जनरली इसमें और इसमें तो बच्चा सही कर लेता है, इस वाले में और इस वाले में गलती होता ही होता है। तो आप अगर इस बात को समझेंगे तो ही कर पाएंगे। ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो हम लोग बात करेंगे कि नेगेटिव, और यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो वाई जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब इसका यूज़ कहाँ पे हो सकता है, तो अगर आपको कभी साइन कन्वर्जेंस वगैरह के बारे में लाइट में पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर 10th में ही पढ़ना लाइट के बारे में, साइन कन्वर्जेंस पे, चाहे आप मिरर में पढ़ रहे हो या फिर मिरर करने का मतलब है लेंस में पढ़ेंगे तो भी पढ़ना है, और मेरे ख्याल से मिरर जब पढ़ेंगे तो भी पढ़ना होता है। तो उस जगह पर अगर आप इस चीज़ को याद रखेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा। अब आपको बताना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये कमेंट्स करके बताइएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला एक्स क्या होगा और वाई क्या आएगा। ये समझ गए किस तरह से डिसाइड होता है, ये भी समझ गए। इस वाले के लिए पॉजिटिव दिख रहा है और इस वाले के लिए नेगेटिव दिख रहा है। एक सेकंड के लिए,
सॉरी वो तो एक ये पॉजिटिव दिख रहा है, एक वाले में नेगेटिव दिख रहा है। अब हम लोग अगर अगले की तरफ बात करेंगे तो हम लोग ये बात करते हैं इसमें, ये तो हो गया हम लोगों को समझने का। देखिए बात वही बोले ना कि जैसे जैसे आप क्लासेस में ऊपर के क्लासेस में जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, चीज़ों को समझने का तरीका चेंज होना शुरू हो जाएगा। बेसिक्स अगर आपका मजबूत होगा तो उस चीज़ में पकड़ भी बना रहेगा और आप चीज़ों को फास्टली समझते भी चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक्स और वाई के बारे में बात समझ में आ गया होगा। लेफ्ट से उधर जाएंगे तो एक्स पॉजिटिव और इस तरफ आएंगे तो नेगेटिव, तो आपको ये बताना है कि इसका क्वाड्रेंट में ये क्या होगा। अगर आपको इसी चीज़ को अगर आप 11th क्लास में पढ़ेंगे तो टीचर कैसे पढ़ाएंगे, ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में ये बोला जाता है कि इसमें हर एक साइन, चाहे वो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक होगा, वो सब का जो वैल्यू आएगा वो होगा इसमें पॉजिटिव। ऑल साइन और साइन का इसमें होगा साइन पॉजिटिव होगा। ऑल साइन टेन कॉस, तो टेन वाले में टेन और कॉट, कॉस वाले में कॉस और सेक, साइन और कॉसेक, ये पॉजिटिव होगा। बाद बाकी इस क्वाड्रेंट में सारा नेगेटिव हो जाएगा। इसमें टेन कॉट के अलावा सारा नेगेटिव होगा, इसमें कॉस सेक के अलावा सारा नेगेटिव होगा। ऑल साइन टेन कॉस, इसको इस तरह से बोला जाता है। तो वही है कि जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ों को समझने का सीखने का जो नज़रिया होगा आपका वो भी धीरे धीरे चेंज होते जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक स्टेप में थोड़ा सा और छोटा सा बात कर लेते हैं। वो ये करते हैं बात में कि अगर आपके पास में लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना होगा, हालांकि ये सब कुछ हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके थे, मगर फिर भी इसको यहाँ पे एक बार हल्का से रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपके पास में ये लाइन लिखा हुआ है, सॉरी ये ठीक, ये मेरे पास में y हो गया और ये मेरे पास में x हो गया। क्वाड्रेंट सेम ही रहेगा। दिक्कत तब आता है बच्चों को जब बोला जाता है 5,0 को रिप्रेजेंट करने के लिए। 5,0 को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि 5 पहले बोला गया यानी कि x पहले आएगा, तो 0 से 1 2 3 4 5 जैसा लिखा होगा आप वैसा लिख लीजिएगा। ये तो आपके पास में 0,0 ही है, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। 5,0 का मतलब ये होगा कि 5 तो आपको दिख रहा है मगर 0 नहीं दिख रहा है, क्योंकि 0 y पे ही रखा हुआ है। तो इसका जब भी लाइन आपको ड्रॉ करना होगा तो ये कुछ कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ हो जाएगा 5,0 का। अगर आपसे बोला जाए 2,5 का, 2,3 का, -2, -5 का, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को चेंज करते रहेंगे और चेंज करके वापस से इसको बना सकते हैं। आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो मेरे पास में एक तो हम लोग इसकी तरफ बात कर लिए, दूसरा हम लोग बात करते हैं 0, -2 पे ले लेते हैं। 0 का मतलब तो x क्वाड्रेंट हमेशा 0 पे रहेगा, x का जो वैल्यू होगा वो तो 0 पे प्लेस हो गया, फिक्स हो गया अपनी जगह पे। और y की जगह पे बोला गया है -2, और हम लोगों को ये पता है कि ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ हम लोग जब बढ़ते हैं तो y का वैल्यू जो आएगा वो आएगा माइनस की तरफ। तो ये हो गया -1, सपोज कर लेते हैं ये आ गया -2 का। तो इसका जो लाइन ड्रॉ होगा वो कुछ कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा बात था जो हम लोगों को अब तक में रिवीजन करना था। अब हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे 6.1 जो आपका RD शर्मा में लिखा हुआ है उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में किस तरह से चेंजेस आ सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि कॉपी पेन आप लेके बैठे होंगे और इस चीज़ों को समझ भी रहे होंगे। सीधा बात करते हैं 6.1 पे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग लाइज। पहला पॉइंट बोला गया 5,0 का। तो 5,0 के बारे में अभी हम जस्ट वही एग्जांपल्स से ही स्टार्ट किए थे, तो इसी एग्जांपल्स को यहाँ पे समझते हैं कि मेरे पास में अगर एक लाइन दिया हुआ होगा कुछ इस तरह से, ये x हो गया, ये y हो गया। 5,0 बोलेगा तो आप ऐसा करके ड्रॉ कर देंगे 1 2 3 4 5, ये पॉइंट जो होगा वो 5 पे आएगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है सेकंड पार्ट में q जो पॉइंट होगा वो होगा 0, -2, यही वही सेम ही चीज़ पूछ दिया वो। 0 यहाँ पे होगा, y किस तरफ जाएगा नीचे की तरफ, तो -2। तीसरा हो गया -4,0, तो x -4 पे आएगा और 0 तो अपनी जगह फिक्स रहेगा, तो इसका लाइन ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है एस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 0,5 से, तो 0 तो 0 हो गया और y मेरे पास 5 होगा, तो y इस तरफ 5 जहाँ पे भी होगा उससे हम लोग ऐसा करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसा नहीं कि 5 पे ला के रोक देंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ ही लाइन स्ट्रेटली चला जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में अब आ गया होगा कि आखिर हम लोग जो नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कम से कम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। 3 ही क्वेश्चन है इसमें और ये भी बहुत सिंपल साधारण से एक्सरसाइज पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि लेट ABCD बी ए स्क्वायर ऑफ साइड 2a, ठीक है। ABCD बी ए स्क्वायर ऑफ साइड 2a, तो हम लोग पहले अगर रफ कर लेते हैं कि मेरे पास में ABCD एक स्क्वायर है जिसका साइड 2a का लिखा हुआ है,
ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर, ए का, बी का, सी का, डी का, सबका जो वर्टिसेस फाइंड करना। वर्टिसेस का मतलब हो गया पॉइंट फाइंड करना, ए बी सी डी क्या आएगा। पहला क्वेश्चन आपसे इसमें अराइज कर रहा है एक कोइंसाइड्स विथ ओरिजिन एंड ए बी, ए मतलब ए पॉइंट के बारे में बोल रहा है, कोइंसाइड विद द ओरिजिन। अब दिक्कत ये है कि ये ओरिजिन पे ही लाइज कर गया ऐसे कुछ ऐसा, यानी कि ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0,0 का। ए कोइंसाइड विद द ओरिजिन एंड ए बी ए डी अलॉन्ग, ए बी के बारे में बोला कि एक्स एक्सिस पे होगा, तो ठीक है, ए बी मेरे पास एक्स एक्सिस पे ही दिख रहा है। और ओ वाई के बारे में, ए डी के बारे में कि वो ओ वाई एक्सिस पे होगा, ये भी ठीक दिख रहा है। तो ए बी, ए फिक्स हो गया, बी फिक्स हो गया, सी फिक्स हो गया, तो डी अपनी जगह पे ही जाएगा रिस्पेक्टिवली। तो इसमें करना क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि आपके पास में इस बी वाले के बारे में बताइए। अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहें चीज़ों को, तो ऐसे दिखा सकते हैं कि मेरे पास में ये एक लाइन है, एक लाइन यूँ है, और आपके पास में ये कुछ ऐसा स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, जिसमें से ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी पॉइंट है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये मेरे पास में ए बी सी डी करके पॉइंट लिखा होगा। अब आपसे इसमें पूछ रहा है कि ए तो अपनी जगह पे फिक्स है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0,0, ये तो गिवन ही है। ए से लेके बी तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो लिखा हुआ है 2a का, तो 2a को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आखिर हम लोग, तो बहुत साधारण सा बात है, 2a,0 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस लाइन को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले को, हाइट को, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे x क्या है 0, और y का जो हाइट होगा वो भी संयोग से क्या होगा 2a का, क्योंकि स्क्वायर में हर एक साइड क्या होता है, इक्वल ही होता है। तो d को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0,2a। ठीक है, c को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से यहाँ भी 2a आएगा और यहाँ से यहाँ भी 2a जाएगा, और दोनों का परपेंडिकुलर यहाँ पे मिल रहा है, तो यानी कि c को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा 2a,2a। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर हम लोग किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, इसमें किस अप्रोच के साथ में काम करते हैं, वो आपको इस वाले में समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा था सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज़ द ओरिजिन। अच्छा, इसमें बोल रहा है द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज़ द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर पैरेलल टू द साइड ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज कर दिया, तो चेंज किया है, इसको हटा ही देते हैं। अब ऑब्वियस बात है कि कोई भी अगर स्क्वायर फॉर्म कर रहा है कहीं पे, मान लीजिए कहीं पे मेरे पास स्क्वायर बन रहा है, तो उसको ऐसे समझते हैं कि मेरे पास एक स्क्वायर बन रहा है जी। अब अगर ये स्क्वायर ऐसा करके कहीं पे कुछ फॉर्म कर रहा है, तो उसका बीच का भी कुछ ना कुछ सेंटर पॉइंट तो होगा ही होगा, तो वो सेंटर पॉइंट यहाँ पे लाइज कर रहा है, और उसके बाद वो यहाँ पे स्क्वायर ऐसे करके फॉर्म करवा रहा है, कुछ ऐसा। शायद अगर आपको ना भी दिख रहा है स्क्वायर की तरह तो मैनेज कर लीजिएगा, जिसमें ये ए होगा, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्वेश्चन पूछ क्या है, फिर से पढ़ते हैं। बोल रहा था सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट द ओरिजिन। ठीक है, ये टोटल जो स्क्वायर था इसका सेंटर आ गया ओरिजिन पे, एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर पैरेलल टू द साइड ए बी एंड ए डी। ए बी एंड ए डी के पैरेलल इसका कोऑर्डिनेट जा रहा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड करना था द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर, और ये वो डिफरेंट। ठीक है, अब मेरे पास हम लोग को ये पता है कि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस लिखा हुआ वो तो 2a का लिखा हुआ, क्योंकि इससे पहले वाले में इसी को अगर ABCD बोल के समझते हैं अगर, तो मेरे पास में ये भी 2a था, ये भी 2a था, ये सारा का सारा क्या था 2a था। तो इस वाले पॉइंट से इधर का जो डिस्टेंस आएगा वो कितने का आएगा, a का आएगा। तो b का कोऑर्डिनेट अगर लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इस वाले में x क्या है मेरे पास में पॉजिटिव, तो इसका मतलब होगा a,0। तो a कोऑर्डिनेट क्या आएगा, a कोऑर्डिनेट इस तरफ x क्या आ गया, ठीक है, माइनस का, तो -a, और b मेरे पास में इस तरफ दिख रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, कितने का आएगा -a का। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, अब यहाँ से देखिए कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक -a लिखा हुआ है। तो अगर हम यूनिट के बारे में बात करें, जो टोटल जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितने का निकल रहा है, a से लेकर के a तक का 2a का। नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में बाद में बात समझते हैं। कोऑर्डिनेट के तौर पे जब बात करेंगे उस पॉइंट के पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे, तो हमेशा समझेंगे कि ये -a और ये -a होगा। ये केवल कोऑर्डिनेट है, इसके अलावा इस पर प्लस माइनस कर देंगे तो वो तो वैल्यू जो आएगा वो तो आएगा ही आएगा, मगर इसके बारे में बात करें तो -a होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितने का आ गया, 2a का। अब हाँ,
अब सी के बारे में अगर बात करें तो सी में मेरे पास में वापस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मेरे पास में ये क्या बन जाएगा, ए कॉमा ए का। और डी वाले में क्या बनने वाला है, यहाँ से यहाँ, अच्छा यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए होगा, इस जल्दबाजी में 0 लिखा गया, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप एक्स पे आएंगे तो ए ट्रेवल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जब चल के आएंगे तो आपके पास में क्या आएगा, माइनस ए आएगा। तभी इन दोनों के बीच का जो गैप बनेगा वो मेरे पास में निकल के आएगा 2a का। इसी तरह से इसमें है मेरे पास में x इसमें नेगेटिव होगा तो नेगेटिव a, और y इसमें पॉजिटिव होगा तो प्लस a, और इसी तरह से हम लोग इसको बना करके रेडी कर देंगे। एक बार इसको चेक कर लेते हैं हर एक पॉइंट को। अगर इसमें सब कुछ ठीक ठाक हो, द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट आर पैरेलल टू द साइड्स ए बी, पैरेलल टू द साइड कोऑर्डिनेट्स आर पैरेलल टू द साइड ए बी एंड ए डी। ठीक है, तो यही मेरे पास में बन करके रेडी हो जाएगा, a माइनस में b a c a और d a। अब आपके पास में अगर पॉइंट्स कुछ भी लिखा हुआ होगा, मगर हाँ अगर a b c d को चेंज करेंगे तो भी मेरे पास में आंसर जो निकल करके आएगा वो इसी के फॉर्मेट में निकल के आएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो लेवल 2 है। इसमें द बेस पी क्यू ऑफ 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर, तो उसको पहले रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन में बहुत साधारण तरीके से ये बोल रहा है, द बेस पी क्यू ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर। मेरे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे, सपोज करने के लिए ये P है, ये Q है और ये R है। तो आपके पास में ये पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, बेस बोला पी क्यू लेने के लिए, ठीक है, और पी क्यू आर डैश भी है यहाँ पे, तो आर डैश ऐसे कर लेते हैं समझने के लिए कि मेरे पास में आखिर ये फिगर या डायग्राम बनेगा किस तरीके से। इसीलिए केवल विथ साइड 2a, और हर एक साइड कितने का लिखा हुआ है, 2a 2a 2a, सारा साइड 2a का लिखा हुआ है। अलॉन्ग y एक्सिस के अलॉन्ग एंड द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज द ओरिजिन, पी क्यू जो होगा वो ओरिजिन पे आ जाएगा। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि मेरे पास जो फिगर जो बन करके रेडी होगा वो कुछ कुछ इस तरह का फिगर बन के रेडी होगा। ये P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया, ये पॉइंट R डैश आ गया और ये पॉइंट R आ गया। सभी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये ज्वाइन भी हो गया आपका। ठीक है, ये पॉइंट ज्वाइन हो गया। अब आपके पास में बचा क्या रह गया है कि ये, और सारा साइड आपके पास में 2a का दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये सारा का सारा 2a का हो गया। यहाँ से यहाँ तक 2a होगा और ये ओरिजिन है, तो वैसे बात है ये a होगा, तो ये भी a। डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल बना, पी क्यू आर डैश एक ट्रायंगल बना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ ये सारा का सारा, जिसमें से ओरिजिन यानी कि O से बात करें, O से P का और O से Q का डिस्टेंस इक्वल होगा, और वो मेरे पास a का और ये a का लिख दिया। अब आगे पूछ रहा है ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस R एंड R डैश ऑफ द ट्रायंगल। अब आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए ये क्या आएगा, और इस पॉइंट के बारे में बताइए कि ये पॉइंट क्या आएगा। तो बहुत साधारण से बात ये है कि मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, O से R का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि ठीक वैसे ही काम है जैसा कि हम लोग फाइंड करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो लिख लीजिएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर वेयर ओ पी ओ आर वेयर ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और वही हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो आपके पास में क्या बन जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। ये स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसकी जगह पे 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर, माइनस भी कर देते हैं। पी ओ की जगह पे a लिखा हुआ, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर। रूट काटेंगे तो मेरे पास में √3a आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। बहुत सा बच्चा इसको √3 ये भी लिखता है। आपके पास में पॉइंट के बारे में बात चल रहा है, तो ये याद रखिएगा कि यूनिट यहाँ पे लिखने का होशियारी मत कीजिएगा, आप इसको मत लिखिएगा। ठीक, तो मेरे पास में ये पॉइंट बन गया। अब आपके पास में अगर ये पॉइंट बन गया है तो जैसा सोच करके देखिए कि मेरे पास में R के बारे में बात करेगा तो इसमें y तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपल कोऑर्डिनेट में क्या लिख देंगे, √3a, 0। और इस वाले में हम क्या लिखेंगे, मेरे पास में यहाँ पे भी सेम ही होगा, बस साइन चेंज कर जाएगा, यानी कि √3a, 0 माइनस √3a माइनस होगा, और ये आपके पास में आंसर आ गया। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो था 6.1 का।
अगला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला डेराइव तो नहीं करेंगे, मगर हाँ ये ज़रूर समझेंगे क्योंकि डेरिवेशंस का काम तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। उसमें हम लोग बात करने वाले हैं सर्किल में कैसा होगा, किस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं, लाइन के बारे में बात करेंगे। देखिए पॉइंट्स के बारे में ही बहुत कुछ पढ़ना है, तो पॉइंट्स के बारे में एक स्टेप आगे पढ़ेंगे। 11th क्लास में अगर आप लोग लेते हैं मैथ्स को तो मेरा ढेर सारा शुभकामना है, उसमें हम लोग और भी ज़्यादा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और धीरे 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 करके पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो रहा, एक छोटा सा जो बीच में डिस्टर्बेंस हुआ उस डिस्टर्बेंस को छोड़ करके ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपसे ये अनुरोध है कि जिस जगह से आप हैं उस जगह का नाम कम से कम कमेंट्स में एक बार तो ज़रूर लिखिए। और कुछ नहीं, बस इतना कीमती समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।